Hi guys, this is Advocate Muskan Gupta and welcome back to our channel Yes Academy for Law। तो भाई लोग 2025 का एंट्रेंस आपका बहुत क्लोज आ गया है, राइट? वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, काफी लंबे समय से अपन तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू सेशंस भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीक के एमसीक्यू सेशंस अगर आप यूट्यूब चैनल हमारा देखते हैं तो वहां पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैथ्स कर लिए थे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, अप्रैल एंड में यूजी का एग्जाम है एमएचसीटी का, एंड मे फर्स्ट वीक में एमएचसीटी पीजी का एग्जाम है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का टाइम आ गया है। अपन शाम में तो मिलने ही वाले हैं विद एमसीक्यू सेशंस, पर जो आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, यहाँ पे अपन ने शुरुआत से इस बारे में चर्चा करी है कि लीगल एप्टीट्यूड वाले कॉलम में आपकी दो चीजें पूछी जाती है, राइट? एक आपका प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अपन लोग रोज रेगुलरली एमसीक्यू सेशंस में सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका क्राइम, इन पे बेस्ड प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। बट एक और पार्ट आता है लीगल एप्टीट्यूड से, लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं लीगल जीके। अब पैटर्न इस तरीके से फिक्स नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन लीगल जीके के आएंगे, कितने एप्टीट्यूड के आएंगे। हो सकता है एप्टीट्यूड के सवाल ज्यादा है एंड लीगल जीके कम आए, हो सकता है लीगल जीके ज्यादा है ना लीगल एप्टीट्यूड कम आ जाए, हो सकता है बैलेंस पेपर है, राइट? तो एप्टीट्यूड की तैयारी अपनी चली रही है और जो एमसीक्यू सेशन देख रहे हैं उनको बहुत बार हमने लेक्चर्स में ही बताया है कि किस तरीके से हम लोगों को लीगल जीके पढ़ना है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हैं एंड अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है, तो इस सेशन को एंड तक देखना, क्योंकि वेरी क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लीगल जी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। और ये रैंडम 25 क्वेश्चंस है जो अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं जस्ट टू सी कि इफ वी आर एबल टू रिकॉल लीगल जी के वाला पार्ट और नॉट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, मैम लीगल जीके में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आने की संभावना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जानना जरूरी है। लीगल जीके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, क्योंकि अगर आप पुराना पैटर्न देखोगे तो मैक्सिमम सवाल लीगल जीके कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए हैं, है ना? कभी आर्टिकल पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए हैं, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है ना, अमेंड करने की पावर है या नहीं है। कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं जो लेक्चर्स के दौरान अपन लोगों ने करे हैं। फॉर एग्जाम्पल केशव नंदा भारती केस किस बारे में है, राइट? आर्टिकल 21 का लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या था, राइट टू प्रिवेसी पे भी एक चर्चा हुई थी, केस मुत्तुस्वामी का एक केस आया था, राइट? तो ये इस तरीके के सवाल कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार जनरल सवाल आ जाते हैं। जैसे लास्ट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का वन शॉट रिवीजन देखा है, वहां पे भी हमने आपको एक चीज बोली थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है, इस पे कभी कभार सवाल आ जाता है। एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस साल बना था एंड किस साल अडॉप्ट हुआ था, है ना? तो किस साल कॉन्स्टिट्यूशन आया है, कौन सी तारीख को, कॉन्स्टिट्यूशन डे किसको कहते हैं, किस साल कब से कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट करा है। तो ऐसे कुछ सवाल लीगल जीके में आते हैं, कभी कभार मैक्सिमम जिनका अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना, या लैटिन वर्ड, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके लीगल जीके में आते हैं। तो आज दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन, जहां पर 25 क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल ट्राई कि इनके आगे पीछे की कहानी भी अपन डिस्कस कर लें, ठीक है? क्योंकि लीगल जीके है, जीके का कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है, ईदर वी नो इट और वी डोंट नो इट, है ना? तो अगर आता है तो पेपर में समय बचेगा, नहीं आता है तो वी हैव टू इग्नोर इट एंड वी हैव टू गो इट, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब की शॉर्ट्स में जाके आप वो देख सकते हैं, तो वो देखकर जरूर जाना बिफोर यू राइट योर अटेम्प्ट। स्पेसिफिकली अगर आप लॉ एंट्रेंस अभी पढ़ना शुरू करें या आप सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं, राइट? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा आता है स्टेयर डेसिसिस। स्टेयर डेसिसिस का मतलब क्या होता है ना? दिस इज अ वेरी कॉमन लैटिन टर्म जो हम लोग यूज करते हैं। अगर आप अभी नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे तो वीडियो को पॉज करके एक नोटबुक पेन लेकर बैठना, ताकि आप इसके साथ कुछ रनिंग नोट्स बना पाओ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेयर डेसिसिस का मतलब क्या होता है? स्टेयर डेसिसिस का पहले सबसे पहले मतलब लिख लीजिए, कभी कभार यही डायरेक्टली आ जाता है, स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। फटाफट से प्लीज इसका मतलब लिख लेना। स्टेयर डेसिसिस का मतलब होता है स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। अब ये टर्म कहां पर यूज होता है, इस टर्म का मतलब क्या है, स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड उसका मतलब क्या है, ये हम फटाफट से आपको बता देते हैं। तो स्टेयर डेसिसिस का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोर्ट के सामने एक सिमिलर मैटर आया जिसपे ऑलरेडी कोर्ट जजमेंट दे चुका है, तो मान लीजिए आज एक भाई और भाई की प्रॉपर्टी पे लड़ाई होती है और इस पे इसको सेटलमेंट कैसे करना है, कोर्ट इसको ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है, सिमिलर मैटर अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आया है, तो स्टेयर डेसिसिस का प्रिंसिपल कहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट मतलब कोर्ट के जजमेंट्स है, केस लॉज है,
कोर्ट को उनको रेफर करके ही डिसीजन देना है, क्योंकि सिमिलर मुद्दे पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, ऑलरेडी प्रिंसिपल सेट हो चुका है, तो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल। मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं, अगर कोर्ट के पास सिमिलर मैटर आता है तो उस मैटर पे जो ऑलरेडी सेट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मतलब जो ऑलरेडी जजमेंट आ चुके हैं, कोर्ट उन जजमेंट्स के हिसाब से ही जजमेंट देगा, अनलेस कोई नया प्रिंसिपल, नया क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आता है। इसलिए स्टे डिसीजन का मतलब क्या होता है? स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, मतलब इट इज नेसेसरी टू अबाइड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स व्हेन द सेम पॉइंट अराइज इन द लिटिगेशन। मान लीजिए कोर्ट में अगर सिमिलर मैटर आता है तो जिन मुद्दों पे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, वही मुद्दों पे आपको उन्हीं को प्रेसिडेंट बना के उन्हीं के हिसाब से आपको जजमेंट पास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इन इस्लाम dash is the period a woman must observe after the death of her spouse or after a divorce during which she may not marry another man। अब ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड एक आपका बेसिक छोटा सा सवाल है और इसमें 2-3 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन अपन समझ लेंगे। तो इस्लाम के अंदर जब डिवोर्स हो जाता है या हस्बैंड डाइज, तो इन दैट केस आप कुछ पीरियड तक शादी नहीं कर सकते, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं इद्दत। ठीक है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं इद्दत, और जो अपन डिवोर्स लेते हैं उसको अपन कहते हैं तलाक, है ना। तो तलाक आई थिंक सबको मालूम है। इद्दत इज वन पीरियड जो लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आफ्टर द डिवोर्स, तो मान लीजिए अगर एक वाइफ का डिवोर्स हो जाता है हस्बैंड के साथ या द हस्बैंड डाइज, है ना, तो इन दैट केस आप कुछ पीरियड तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इद्दत। ठीक है, इसी के साथ देखो कुछ टर्म्स आपको यहाँ पर और दिए होंगे। निकाह इज द मैरिज दैट हैपेंस, तो मुस्लिम लॉज के अंदर उसको हम लोग निकाह कहते हैं। मेहर, अब जब शादी होती है ना, देयर इज सम अमाउंट ऑफ गिफ्ट जो लड़कियों की तरफ से लड़के वालों को जाती है, तो जो गिफ्ट शेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मेहर। एंड तलाक समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, है ना। तो ये जो 4 टर्म्स है ना, ये पेपर में कई बार आते हैं। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, मेहर और इद्दत, क्योंकि निकाह और तलाक क्या अपने को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से समझ में आ जाएगा। तो मेहर और इद्दत याद रखना। ठीक है, मेहर जो गिफ्ट दी जाती है उसको हम लोग मेहर कहते हैं, एंड इद्दत इज द टाइम पीरियड जिस टाइम पर दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फॉर अ सफिशिएंट एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम होता है, उतने दिन तक आप शादी नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग इद्दत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, बट क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मुद्दा निकला तो लेट्स टॉक अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अभी तक 3 क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी, शेयर डिसीजन एक लीगल प्रिंसिपल है, ये एक रैंडम क्वेश्चन आया है कि फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया है ना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है समथिंग जो अपन लोगों ने ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अब जैसे अगर कल वो शिप यहाँ पे आई, मैंने आपसे एक शर्त लगाया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कल अगर वो शिप आती है तो फिर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, राइट। तो मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख रुपए देने का, ये तब चालू होगा जब वो कंडीशन फुलफिल हुए, है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि शिप वहां पर आनी चाहिए, है ना। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैलिड माना जाता है। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। पहली बात, इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हेन योर लायबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स, मतलब हमारे पास अभी इतनी असेट्स नहीं है कि हम अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर पाए, है ना। तो हम लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट के बाद इट लीड्स टू बैंकरप्सी, राइट। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में डिफरेंस क्या है? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट वेयर लायबिलिटी इज मोर देन असेट। बैंकरप्सी इज अ स्टेट जहां पर अपन ने सब बेच दिया, सारे असेट्स बेच दी, तो भी आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो पा रही है, तब कुछ भी नहीं बचा है, राइट। तो अ इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी मतलब आपकी लायबिलिटीज असेट से ज्यादा है, मतलब मैंने सारी असेट्स पे ऑफ कर दी तो भी इतनी ही लायबिलिटी पी हुई है, अभी इतनी लायबिलिटीज आपकी बची हुई है, तो ये लायबिलिटीज पे करने के लिए कुछ तो बचा नहीं है ना। बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, एसेट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बचा है, तो बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है। बैंकरप्ट मतलब दिवाला निकल गया, है ना, कुछ बचा ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। A suit for malicious prosecution may be brought by the original defendant। पहले समझो malicious prosecution का मतलब क्या होता है। malicious prosecution मतलब मान लीजिए किसी सिनेरियो में आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ठीक है, तो जो केस फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ है और जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहा है वो डिपेंडेंट है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, राइट। तो अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस फाइल करा, तुम प्लेंटिफ हो, मैं डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, आपने केस फाइल कर दिया, पूरा केस की सुनवाई होने के बाद कोर्ट इस मुद्दे पे आ गई कि कोई मामला नहीं था, जबरदस्ती मुझे हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल करा था और अब कोर्ट ने मुझे एक्विट कर दिया है, ठीक है। कोर्ट ने बोल दिया कि मेरी कोई भी गलती नहीं है और ये मान लिया है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, फर्जीवाड़े में आपने मेरे ऊपर केस ठोका था, तो अब मैं
आपके ऊपर केस कर सकती हूँ फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब फर्जी में आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल करा था, आपको कुछ भी नहीं मिला था, कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी जबरदस्ती मुझे इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल करा, दैट इज कॉल्ड एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो डिफेंडेंट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है, पर कब कर सकता है? आफ्टर एक्विटल। ठीक है, अगर कोर्ट बोल देता है कि नहीं डिफेंडेंट की गलती है ही नहीं, डिफेंडेंट गिल्टी है ही नहीं, उनके ऊपर कोई चार्ज लगता ही नहीं है, उनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, तो केस समाप्त हो जाने के बाद अब मैं जो ओरिजिनल प्लेंटिफ था उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगी फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कि तुमने मुझे मुझे जबरदस्ती में परेशान किया है। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। The defense of dash may be used when an injury is caused to a person by an event that could not be unforeseen, unexpected and unavoidable despite reasonable care taken on the part of the defendant। अब अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स ध्यान से पढ़ा है ना, जितने लोगों ने पढ़ा है, आप समझ जाओगे दिस इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बंदा सब कर लिया, वो 30 की स्पीड पे जा रहा है, उसने ब्रेक भी लगा दिया, बट बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो कुछ भी कर लेता, बचाना पॉसिबल था ही नहीं। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर तरीके से एनी काइंड ऑफ रीजनेबल केयर दैट वाज नीडेड उसने करा, फिर भी पॉसिबल नहीं था, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? इनएविटेबल एक्सीडेंट। क्या कहते हैं? इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये एग्जैक्ट लीगल टॉर्ट में जो अपन ने टॉर्ट में प्रिंसिपल पढ़ा था इनएविटेबल एक्सीडेंट का, सेम प्रिंसिपल की लाइन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगर जो आपका चार चीजें हैं, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, राइट, चार चीजें भी अगर अच्छे से कर लिया तो भी लीगल जीके वाला मैक्सिमम पोर्शन यू विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? पंचायत। ठीक है, किससे डील करता है? पंचायत से। पंचायत सिस्टम वाज लीगलाइज इन इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये भी अपन ने पढ़ा है, राइट, कि पंचायत सिस्टम्स वर लीगलाइज इन इंडिया। और क्योंकि अपन ये पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ ये भी पढ़ लेना, कौन सा अमेंडमेंट आया था? 73rd अमेंडमेंट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको यही बताया था कि अमेंडमेंट से भी कभी कभार सवाल आ जाता है ना। तो कौन सा अमेंडमेंट आया था? 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 में पंचायत सिस्टम को इंडिया में लीगल कर दिया गया था कि इवन पंचायत हैव सर्टेन पावर। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। Dash is a civil wrong. It is unreasonable, unwarranted, or unlawful use of one's property in a manner that substantially interferes with the enjoyment or use of another individual's property. पहले यहीं तक समझ लेते हैं। अगेन टॉर्ट का क्वेश्चन है, टॉर्ट का सवाल है, सीधा अपन लोगों ने पढ़ा है, राइट। अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी पे रह रहा है पर अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज कर रहा है कि दूसरे अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई लिव ऑन 3rd फ्लोर, somebody lives on 5th फ्लोर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो 5th फ्लोर पे इस तरीके से कुछ कुछ काम कर रहा है कि मुझे 3rd फ्लोर पे अपने घर में रहने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अब बहुत बच्चे सोचते हैं ये ट्रेसपास है, तो आगे ध्यान से पढ़ना, विदाउट एन एक्चुअल ट्रेसपास और फिजिकल इन्वेजन टू द लैंड। तो अगर कोई मेरे घर में घुस के बदतमीजी करा वो तो ट्रेसपास हो जाएगा, है ना। पर कोई मेरे घर में नहीं है, वो अपने घर में है, अपनी प्रॉपर्टी पे है, पर अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज कर रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेंस। क्या कहते हैं? न्यूसेंस। समथिंग जो अपन ने बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ा था, राइट। ठीक है, तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल भी अपन लोगों ने पढ़ा था, कोई अगर अपने घर पे बैठ के जोर से लाउड स्पीकर पे गाने बजा रहा है एंड मैं अपने घर पे बैठ के सो नहीं पा रही हूँ, तो ये न्यूसेंस माना जाएगा। ऑल्दो ये ट्रेसपास नहीं है, क्योंकि वो मेरे घर में घुसा नहीं, फिजिकली घुसा नहीं, बट वो अपने घर में रह के जो मेरे लीगल राइट से इंटरफेयर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूसेंस, राइट। एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज है, इस तरीके के सवाल भी कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है, राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और डिटर्मिनेशन। देखो समझो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल कर सकते हो, है ना, पर अपील फाइल करने के लिए आपको आर्टिकल 124A में हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है ना, हाई कोर्ट ने मान लो आपको सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने बोला हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो बिना सर्टिफिकेट के आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर नहीं सकते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है, दैट इज आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 क्या कहता है? स्पेशल लीव पिटिशन, यानी कि बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल कर सकते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ये प्रूव कर दो कि ग्रॉस इनजस्टिस हैपनिंग, मतलब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, तो प्लीज आप मेरी एसएलपी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हाई कोर्ट मुझे अपील फाइल करने नहीं दे रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा था
द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। वैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लगता, बट बिकॉज हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, ये जेन्युइन केस है, तो वी नीड अ स्पेशल लीव टू अपील, दैट इज स्पेशल लीव पेटिशन आर्टिकल 136। ठीक है, ये याद रखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened। पहली बात तो ये किस इमरजेंसी की बात हो रही है? अगर प्रेसिडेंट को कभी भी ऐसा लगता है वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन इनकी संभावना है, ठीक है, कभी भी अगर उनको लगता है वॉर होने की, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की संभावना है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। उससे याद आया, अपन ने 3 तरीके की इमरजेंसीज पढ़ी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल। बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कंट्री में वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन होने की संभावना है, तो इन दैट केस वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तीनों ग्राउंड्स याद रखना, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन अ कॉग्निजेबल केस, पहली बात कॉग्निजेबल केस होता क्या है? देखिए, 2 तरीके का कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पेपर पेन लेके बैठना और ये ध्यान से समझ लेना। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है, नॉन बेलेबल मतलब यहाँ पे बेल आसानी से नहीं मिलेगी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंसेस। व्हाई? बिकॉज दीज आर लेस सीरियस ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस है, तो पुलिस के पास यहाँ पर पावर होती है कि विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सीरियस ऑफेंस है, जब तक हम वारंट लेने जाएंगे तब तक बंदा भाग जाएगा, है ना। तो अगर कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है तो पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट द वारंट। पर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वहां पर वारंट यानी कि वारंट क्या होता है? कोर्ट की परमिशन, है ना। कोर्ट से जाके ऑर्डर लेना जरूरी होता है कि क्या मैं बंदे को अरेस्ट कर सकता हूँ। तो क्योंकि नो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट, तो पुलिस विल हैव पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए लिखते हैं एक बार, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। भैया इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अपन ने डिटेल्स पढ़े थे, है ना। अगर आप बोलते हो कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मेरी बहन से शादी मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करना, अगेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, है ना भाई साहब, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। Freedom of trade is my fundamental right. So you cannot do any kind of contract which restricts my right to freedom of trade because वो आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा। तो इनमें से कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तीनों ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। एज ऑफ माइनॉरिटी इन द केस ऑफ किडनैपिंग हैज बीन डिफाइंड एज। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं जाएगा क्योंकि अपन ने क्राइम में ये चीज पढ़ा है। किडनैपिंग के केस में आदमियों के लिए 16 इयर्स ऑफ एज पढ़ी थी अपन ने, और गर्ल्स के लिए 18 इयर्स ऑफ एज पड़ी थी, राइट। तो फॉर बॉयज इट इज 16 इयर्स एंड फॉर गर्ल इट इज 18 इयर्स, राइट। 18 साल से नीचे की बच्ची को अगर आप लेकर जा रहे हो बिना गार्जियन की परमिशन के, तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मान लिया जाता है। 18 इयर्स के ऊपर है, वो अपने कंसेंट देके भागती है तो अलग बात है। 18 के नीचे है एंड आप बिना लॉफुल गार्जियन की परमिशन के जाते हो तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया मान लिया जाता है। ये अपन लोगों ने पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following is entrusted with the statutory duty of laying down the standards of professional conduct and etiquette for advocates in India? Advocates भारत के किस तरीके से काम करेंगे, एनरोलमेंट का प्रोसीजर कौन होगा, ये हम सबको मालूम है। इस पे काम कौन करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन काम करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सबको देखने की भी जरूरत नहीं, एविडेंटली क्लियर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अच्छा ये डायरेक्ट ही सवाल है पर कई बार पेपर में आता है, तो यार ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, और बच्चा इसमें तुक्का नहीं लगा पाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। लिखो वहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो कई बार ये पेपर में आ जाता है, अपन को लगता है पब्लिक हॉलीडे क्या सब जगह डिफाइंड होगा, है ना। तो पब्लिक हॉलीडेज पर्पसली वो पूछते हैं, पब्लिक हॉलीडेज आर डिफाइंड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी इंश्योरेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेसिकली कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी मतलब आई
आई एम प्रॉमिसिंग यू, कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें भर के दूंगा। तो अगर तुम्हारे घर में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भर के देगी। तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर नहीं आएगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी के अंदर आते हैं, पर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता है। कहाँ आता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहाँ आता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये प्लीज समझ के रखना, कहां पर आएगा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इंडेमनिटी के अंदर नहीं आएगा, बाकी सारे इंश्योरेंस क्या माने जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता ही क्या है? 5 चीजें आती हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर 5 चीजें आती हैं। कॉपीराइट हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, ट्रेडमार्क हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी हमारा यहीं पर आएगा, पेटेंट एंड लास्ट हमारा आता है डिजाइन। तो ये 5 चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। क्या क्या आता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट एंड लास्ट आपका आता है डिजाइन, है ना। तो ये 5 चीजें आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर्टिकल 76 of the constitution provide that the president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the dash to be the attorney general for India. President attorney general for India appoint करते हैं, पर attorney general for India is supposed to be the judge of the Supreme Court. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ साथ आर्टिकल भी याद कर लेना। आर्टिकल 76 प्रेसिडेंट के हाथ में पावर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैन बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आर्टिकल 15 भाई पहली बार आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी के बारे में, है ना। 14, 15, 16 तीनों अपन लोगों ने पढ़े थे। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करता है? इक्वालिटी के बारे में। स्पेसिफिकली किस बारे में बात करता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दैट वाज आर्टिकल 15। तो कई बार सवाल क्या पूछ लेता है कि आर्टिकल 15 किन ग्राउंड्स का मेंशन करता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे चर्चा करता है कि इनके बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो वहां पे क्लास लिखा है, ये नहीं है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखा है, ये नहीं है। अगेन यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्लास लिखा है, तो ये नहीं है। तो इसलिए जब आप आर्टिकल 15 पढ़ रहे हो तो जो ग्राउंड्स है ना कि इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उन ग्राउंड्स को एक बार अच्छे से देखकर जाना, है ना। अदरवाइज पेपर में अननेसेसरली कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी आप ऐसे बोलते हो तो अपने को मालूम है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। तो आर्टिकल 15 कहता है किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर इंडो मैरिज एक्ट? अब जो ऑप्शन तुम्हें दिए उसमें तुम्हें क्लियरली दिख रहा है अडल्ट्री। भाई अडल्ट्री तो सबसे बड़ा ग्राउंड है फॉर डिवोर्स, है ना। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो मैं डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट्री। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है? नो फॉल्ट डिवोर्स। ये प्लीज वहां पे लिख लेना, नो फॉल्ट डिवोर्स। नो फॉल्ट डिवोर्स का मतलब क्या है? किसी भी पार्टी की कोई ऐसा मेजर गलती नहीं है और दोनों ही पार्टी से तो कोर्ट में जाके झगड़ा करना नहीं चाह रही है ना। किसी भी पार्टी की स्पेसिफिक गलती नहीं, इट्स जस्ट दैट डिवोर्स चाहिए, है ना। दैट इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये अपन पढ़ के आए ऑलरेडी। इन इस्लाम डैश इज अ मैंडेटरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी और पोजेशन पेड बाय द ग्रूम टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। आंसर इज मेहर। ठीक है, जो पैसा जो भी चीजें जाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेहर। ठीक है, इतना अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ। फर्स्ट लॉ कमीशन, पहली बात तो फर्स्ट लॉ कमीशन बनी कब थी? 1835। लिखो वहां पे, फर्स्ट लॉ कमीशन बनी कब थी? 1835। 1835 वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, किनके अंदर बनी थी? लॉर्ड मैकॉली। लॉर्ड मैकॉली, ऑब्वियसली इंडिया तब इंडिपेंडेंट नहीं थे, है ना, ब्रिटिश राज था। लॉर्ड मैकॉली 1835। ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन पे पेपर में सवाल आ सकता है। नेक्स्ट सवाल, what within the jurisdiction of which high court does the islands of Andaman and Nicobar fall? हो सकता है ये सवाल शायद अपने पेपर में क्लिक नहीं कर पाए, बट अंडमान एंड निकोबार जो है ये कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु इज बिलो। अगेन क्राइम का केस, एक मैक्सिमम अपन लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग कहते थे डोली इनकेपैक्स, इफ यू रिमेंबर, राइट। डोली इनकेपैक्स का मतलब क्या था? अ चाइल्ड इज इनकेपेबल टू कमिट अ क्राइम। चाइल्ड कौन होता है? बेसिकली बिलो 7 इज समबडी जो क्राइम कर ही नहीं सकता है, एंड 7 से 12 साल वाले के बीच में डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, राइट।
तो बिलो 7 इज डोली इंटीफैक्ट, मतलब बिलो 7 का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता है, इवन इफ ही डज समथिंग तो हम लोग मानते हैं कि उसकी गिल्टी इंटेंशन हो ही नहीं सकती है ना। और क्राइम के केस में एक्टर्स रियो और मेंस रियो दोनों जरूरी है, तो इसलिए somebody who is below 7 is not punishable under IPC, नए लॉ के हिसाब से BNS, राइट। तो अभी के क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस कर ली, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे ही मैक्सिमम सवाल है। तो ये चार जो आपके सिलेबस में, इफ यू प्रिपेयर इट वेरी वेल रादर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट्स अगर आपने पढ़े तो ये लीगल जी के मैनेज करना आपके लिए यहाँ पर आसान होगा, ठीक है। चलिए ऑन दैट नोट आज अपन शाम में मिलेंगे, शाम वाले सेशन में मिलेंगे अपन लोग एमसीक्यू के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग दैट वी विल बी सॉल्विंग टुडे एट 4:30 इन द इवनिंग। तो लीगल ये जीके अपना कंप्लीट कर लीजिए, मैक्सिमम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी शाम में अपन लोग मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो जीके भी हो गया, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी अपन लोग आज शाम में कर लेंगे। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।